हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको कवर कर दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले आता है, अगर केमिकल एनर्जी से कन्वर्ट होकर के इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है, ठीक है, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, और वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का क्या काम है? वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बट इसका अगर उल्टा हो जाए, उल्टा यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कन्वर्ट हो जाए क्या? केमिकल एनर्जी, तो क्या होता है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मतलब कि नाम में ही केमिकल आ रहा है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल, तो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रोलिटिक सेल पूछें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। स्पॉन्टेनियस कौन सी होती है इसमें? इलेक्ट्रोकेमिकल वाली, और नॉन स्पॉन्टेनियस जो होती है वो है इलेक्ट्रोलिटिक वाली। ठीक है, अब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की पहचान कैसे करेंगे? तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होगी बट डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव होगी। नॉन स्पॉन्टेनियस में डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है, डेल्टा एस नेगेटिव होता है। ठीक है, तो सिंपल से याद रखना है कि स्पॉन्टेनियस में डेल्टा जी नेगेटिव और नॉन स्पॉन्टेनियस में डेल्टा जी पॉजिटिव, और डेल्टा जी का इन्वर्स क्या हो जाता है? डेल्टा एस। ठीक है, तो डेल्टा जी और डेल्टा एस क्या है? डेल्टा जी है गिब्स फ्री एनर्जी ना, और एस क्या है? एंट्रोपी हो गया। ठीक है, अब पढ़ते हैं एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? अच्छा, एक और बात, ठीक है, जब फ़ोन, आप सबके पास फ़ोन होता है, सबको यूज़ करता है फ़ोन। मोबाइल फ़ोन में क्या होता है कि जब आप उसको यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर की जो बैटरी है उससे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा कर रही है, मतलब केमिकल एनर्जी से बैटरी में केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, उधर से एनर्जी निकल के आप उसको यूज़ कर पा रहे हैं, स्क्रीन चला पा रहे हैं, तो क्या हो गई? केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिक एनर्जी में, तो वहाँ पे यूज़ आ गया क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना। अब आपकी जब फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाती है तो आप क्या करते हैं? उसको चार्जिंग में लगाते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं उसमें, जो कि केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, बैटरी चार्ज हो जाती है। ठीक है, तो ये समझाने का तरीका था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या है कि दो प्रकार का हो सकता है, कि तो वो सिंगल वेसल में भी यूज़ कर सकते हैं, या दो हाफ रिएक्शन या दो वेसल्स लेके भी बना सकते हैं। ठीक है, तो सिंगल वेसल में क्या होता है? एक ही वेसल लेंगे। ठीक है, उस वेसल में क्या करेंगे कि जिंक की रॉड डाल देंगे और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डाल देंगे, तो होगा क्या? जिंक की रिएक्शन और कॉपर की रिएक्शन होगी, एक रिडॉक्स रिएक्शन होगी, जिसमें जिंक का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर का क्या होगा? रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो यही चीज़ लिखिए, ऑक्सीडेशन किसका होता है? जिंक का होता है, रिडक्शन किसका होता है? कॉपर का होता है। ठीक है, तो ये किस में होता है? सिंगल वेसल वाले में। अब अगर लेते हैं टू हाफ रिएक्शन के बारे में, तो टू हाफ रिएक्शन में कैसे करेंगे? देखिए, तो अगर उसमें दो वेसल लेनी पड़ेंगी, एक में जिंक का ही रॉड लेंगे और जिंक का ही सोल्यूशन लेंगे। इसमें क्या करेंगे? कॉपर का रॉड लेंगे, कॉपर का ही सोल्यूशन लेंगे, और उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक ब्रिज बना देंगे, जो कि होता है साल्ट ब्रिज। अभी आगे पढ़ेंगे साल्ट ब्रिज का क्या काम होता है। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे? जो इनकी रॉड है उनको जोड़ देंगे आपस में, और उसमें करंट दौड़ा देंगे। ठीक है, तो होगा क्या उसमें? जब ये धीरे धीरे जब रिएक्शन होने लगेगी तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो जिंक से निकल के, है ना, जिंक से निकल के किधर जाएंगे? इधर साइड जाएंगे, कॉपर साइड। ठीक है, तो क्योंकि जिंक पे क्या है? जिंक पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस वजह से जिंक एज अ एनोड काम करेगा, तो जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है वहाँ पे एनोड होता है। ठीक है, कैथोड क्या करेगा? कैथोड पे रिडक्शन होगा, वो इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करेगा। ठीक है, तो वहाँ पे ये देखिए, ये डिपोजिशन हो रहा है कॉपर रॉड के अराउंड, है ना, क्योंकि कॉपर क्या कर रहा है? जो इलेक्ट्रॉन ये जिंक रॉड भेज रहा था वो कौन कलेक्ट कर रहा था? कॉपर कलेक्ट कर रहा था। कॉपर सल्फेट वाले सोल्यूशन से भी वो कॉपर ले रहा है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, या जिंक से कॉपर की तरफ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। मगर करंट का क्या डायरेक्शन होता है? जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है उसके अपोजिट होता है। ठीक बात, तो यही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, ये डायग्राम यही बताना चाह रहा है। अब देखना ये है कि जो जिंक है
जिंक में क्या हो रहा है, एनोड मतलब एनोड है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ पे रिडक्शन होगा कॉपर पे। तो जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है तो वहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, देखो जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब जहाँ पे रिडक्शन होता है वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बन गया। ठीक है, तो ऊपर हमने क्या सीखा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ हो रहा है, एनोड से कैथोड की तरफ हो रहा है या जिंक से कॉपर की तरफ हो रहा है। करंट का फ्लो उल्टा हो जाएगा, कैथोड से एनोड हो रहा है। एनोड की थिकनेस क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। कैथोड की थिकनेस क्या हो रही है, वो इंक्रीज़ कर रही है क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। सेल क्या होता है, सेल जो होता है 2 हाफ सेल्स का जो असेंबली मतलब कि जो कॉम्बिनेशन होता है उसे, या इलेक्ट्रोड का जो कॉम्बिनेशन होता है 2, उसे क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ठीक है, ये जनरल भाषा में बोलते हैं। अब देखिए एनोड पे क्या चार्ज होता है, कैथोड पे क्या चार्ज होता है, दोनों प्रकार की सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो तो या इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली याद रखना है कि एनोड क्या है, अनायन आपने पढ़ा है, कटायन पढ़ा है। ठीक है, अनायन में चार्ज होता है नेगेटिव, कटायन में होता है पॉजिटिव। तो सिंपली कैथोड का भी पॉजिटिव ले लेना है, एनोड में अनायन मान के नेगेटिव इसमें ले लेना है। तो किस में होगा, जिसमें सेम साइन है जिसमें, तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनायन का भी नेगेटिव होता है तो एनोड का भी नेगेटिव आ गया। मगर इलेक्ट्रोलिटिक सेल की जब बात होगी तो क्या होगा, एनोड में पॉजिटिव साइन आ जाएगा, कैथोड में नेगेटिव साइन आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, अब चलते हैं आगे। क्या कह रहा है, इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कोई भी हीट की इवोल्यूशन नहीं होती है। ठीक है, मतलब कोई भी हीट निकलती नहीं है। जो सोल्यूशन होता है वो न्यूट्रल रहता है दोनों साइड ही। ठीक है, और रिएक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है वो कुछ समय बाद स्टॉप हो जाती है। ठीक है, ये जनरल पॉइंट्स हो गए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में नोटेशन क्या होता है उनका, तो उनको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, ये जो बॉक्स में दिया गया है ना, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। जो क्या करते हैं, ये जो डबल डैश वाली लाइन आपको दिख रही है, ये है क्या, यह साल्ट ब्रिज को दर्शाती है। ठीक है, और जो लेफ़्ट साइड में लिखा जाएगा साल्ट ब्रिज के, उसको कहते हैं एनोड, और जो राइट साइड में लिखा जाएगा उसे बोलते हैं कैथोड। ठीक है, ये कहलाता है सेल रिप्रेजेंटेशन। मान लीजिए कि ये रिएक्शन थी, रिडॉक्स रिएक्शन या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिएक्शन है, ए से A+2 हो गया, मतलब क्या हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एनोड वाली रिएक्शन है, ए से A+2, तो ए से A+2 क्या है, लेफ्ट में जाएगी रिएक्शन, एनोड में होगी। तो लेफ्ट साइड में साल्ट ब्रिज की कौन सी बनानी है, एनोड वाली रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा हो। राइट साइड में कौन सी रिएक्शन बनानी है, कैथोड वाली जिसमें रिडक्शन हो रहा हो। रिडक्शन किधर होता है, B+2 से B में, है ना, तो ये रिडक्शन हो गया। तो रिडक्शन वाली रिएक्शन राइट साइड बनानी है। ठीक है, R से राइट, R से रिडक्शन, याद रखिएगा। समझ में आ गया? अब देखिएगा कि जो सेल रिप्रेजेंटेशन हमने किया उसमें क्या होता है कि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई भी रोल नहीं होता है। जैसे कि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे जो रिएक्शन कोई भी दी हुई हो और उसमें जो नंबर ऑफ ये मोल्स जो लिखे हुए हैं ना, ये सब क्या है, ये है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तब जब सेल में रिप्रेजेंटेशन इसका करेंगे तो सॉल्ट ब्रिज बनाएंगे, इधर एनोड लिखेंगे, इधर कैथोड लिखेंगे। एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इधर कैथोड है तो रिडक्शन हो रहा है। तो x से +2 जा रहा है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसमें देखिए 3 लिखा था तो कहीं पे 3 यूज़ हुआ है, इधर नहीं हुआ ना। तो वही चीज़ लिखी हुई है कि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई रोल नहीं है। इसी तरह इसमें रिडक्शन वाली रिएक्शन में 2 था तो कहीं पे भी 2 यूज़ नहीं हुआ, है ना। चार्ज अलग बात है, चार्ज में ना 2 और 3 दिखेगा, कोफिशिएंट की बात हो रही है कि यहाँ 2x हो जाता, तो ऐसा तो है नहीं। ठीक है, अब एक बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट सेल की। ठीक है, कौन सा सेल है, डैनियल सेल। ठीक है, ये भी एक टाइप है गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल का। ठीक है, डैनियल सेल में क्या होता है, ये भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिंक और कॉपर मेटल का। ठीक है, जिसका इसमें बस याद रखना है कि डैनियल सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें जिंक और कॉपर मेटल का यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इसमें कितना आता है, 1.1 वोल्ट, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये कब काम आता है, जब कंसनट्रेशन जिंक का और कॉपर +2 का आयन यूनिटी ले लेते हैं, है ना। यूनिटी बोले तो 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब के कुछ नहीं है, 1 लीटर को ही कहते हैं, है ना। सच अ डिवाइस को क्या कहते हैं, गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है, अब डैनियल सेल में समझ में आ गया कि जिंक और कॉपर मेटल यूज़ होता है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा 1.1 वोल्ट होता है वोल्टेज उसका। ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट था। बाकी गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल की डिफिनीशन क्या है, जिसमें दोनों आयंस का कंपोजिशन यूनिटी होता है ना। अब क्या है,
अब इसमें क्या है, डैनियल सेल में अगर एक्सटर्नल जो पोटेंशियल है 1.1 वोल्ट ही दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो और करंट का फ्लो में कोई मतलब कि कोई फ्लो नहीं दिखेगा वहाँ पे, क्योंकि उसका इंटरनल पोटेंशियल भी 1.1 वोल्ट ही है ना, आपने ऊपर पढ़ा ना 1.1 वोल्ट, ये देखिए तो 1.1 वोल्ट यहाँ पे दिखा आपको, डैनियल सेल का था। तो एक्सटर्नल भी अगर 1.1 देंगे तो कुछ भी इसमें अफेक्ट ही नहीं आएगा, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। मगर 1.1 से अगर कम दे दिया गया तो जो रिएक्शन नॉर्मल डैनियल सेल से काम करनी चाहिए थी उसका अपोजिट चलने लगेगा, क्योंकि कम हो गया ना। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था, जिंक से कॉपर की तरफ जाता था, सॉरी माफ़ करिएगा, इसमें देखना है ये कि अगर 1.1 से एक्सटर्नल फोर्स जो है अगर कम है तो अच्छी बात है, कम है तो क्या करेगा, अगर एक्सटर्नल फोर्स 1.1 वोल्ट दे दिया गया तो क्या होगा, कोई भी फ्लो नहीं होगा, ठीक है। और अगर क्या 1.1 से कम दे दिया गया तो जैसा चल रहा था, जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलते थे कॉपर की तरफ जाते थे, तो वही होगा, करंट अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा कॉपर से जिंक, ठीक है। और जिंक क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा, क्योंकि वो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन देता जा रहा है ना। और कॉपर में क्या होगा, कॉपर में डिपोजिशन होता जाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेता जा रहा है, ठीक है, जो जनरल पीछे पड़ा था। मगर एक्सटर्नल अगर हम लोग पोटेंशियल 1.1 से ज़्यादा देते हैं तो क्या हो जाएगा, रिवर्स डैनियल सेल हो जाएगा। ये रिवर्स का केस है, जब ज़्यादा दे दिया जाए तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल की जगह क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो जाएगा। क्योंकि उसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन जब निकल रहे थे जनरली क्या होना चाहिए, जिंक से निकलना चाहिए, कॉपर की तरफ जाना चाहिए। अब क्या होगा कि कॉपर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जिंक की तरफ जाएंगे। और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती थी पहले, कॉपर से जाती थी जिंक की तरफ, मगर अब इसमें क्या होगा, जिंक से कॉपर की तरफ जाएगी, तो पूरा उल्टा ही हो गया। तो वापस से इसको बता देते हैं, वेरिएशन ऑफ सेल पोटेंशियल जिंक कॉपर सेल में, जिंक कॉपर सेल बोल लो या डैनियल सेल बोल लो, तो इसमें क्या होता है, अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से कम है तो जैसे नॉर्मल चलता था वही डैनियल सेल चलेगा। अगर 1.1 वोल्ट से ज़्यादा दे दिया गया एक्सटर्नल पोटेंशियल तो उल्टा हो जाएगा डैनियल सेल, है ना। इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कॉपर से जिंक की तरफ जाएंगे और करंट जो होगा जिंक से कॉपर की तरफ भागेगा, सब उल्टा हो जाएगा। मगर 1.1 वोल्ट के एक्सटर्नल पोटेंशियल बराबर दे दिया जाए तो क्या होगा, तब ये होगा कि कोई भी फ्लो इलेक्ट्रॉन का नहीं होगा, ना ही कहीं करंट का फ्लो होगा, ठीक है। इतना चीज़ थी। अब आती है बात साल्ट ब्रिज की, ठीक है। तो साल्ट ब्रिज क्या होता है, साल्ट ब्रिज होता है यू शेप का ग्लास ट्यूब होता है जिसके अंदर अगर अगर पेस्ट प्रेजेंट होता है, और उसमें क्या होता है, अमोनियम नाइट्रेट होता है, पोटेशियम नाइट्रेट होता है, पोटेशियम क्लोराइड का सोल्यूशन होता है जो कि कंडक्टिंग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। यू शेप ग्लास ट्यूब है जिसके अंदर अगर अगर का पेस्ट होता है और उसमें अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, कंडक्टिंग इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ये सब, ठीक है। ये एक केमिकल जंक्शन है जो कनेक्ट करता है एनोडिक और कैथोडिक कंपार्टमेंट को, ठीक है। एनोड और कैथोड वाले कंपार्टमेंट को आपस में कौन कनेक्ट करता है, साल्ट ब्रिज कनेक्ट करता है। इस वजह से अगर वो सेल दोनों कनेक्ट कर देगा एनोड और कैथोड को तो एक वो सर्किट बना देगा। अब सर्किट बन गया कंप्लीट तो क्या होगा, अब करंट फ्लो कर पाएगा, है ना। तो अगर साल्ट ब्रिज ना हो तो क्या होगा कि कोई इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो ही नहीं होगी, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक चीज़ और, ये साल्ट ब्रिज का क्या काम होता है कि वो प्रिवेंट करता है कि सेल इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, ठीक है। जो उसमें रिएक्शन हो रही है वो इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, मतलब लगातार कुछ कम होता रहे और तो उधर साइड वो बढ़ा देगा, इधर बढ़ रहा होगा तो उधर कम कर देगा, ऐसा ऐसा चलता रहे। अगर इक्विलिब्रियम हो गया तो रिएक्शन होगी ही नहीं। तो साल्ट ब्रिज इसी वजह से लगाया जाता है कि वो रिएक्शन लगातार चलती रहे। मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को दोनों साइड में, इधर भी न्यूट्रल रखता है, उधर भी न्यूट्रल रखता है, राइट और लेफ्ट साइड दोनों। अवॉइड द डिफ्यूजन ऑफ मैकेनिकल फ्लो, है ना, ऑफ सोल्यूशन का भी मैकेनिकल फ्लो को अवॉइड करता है, ठीक है। तो ये सब उसके काम हो गए साल्ट ब्रिज को। क्या हो अगर साल्ट ब्रिज ना हो तो वही करंट फ्लो जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि सर्किट ही कंप्लीट नहीं हो पाया ना, सर्किट इनकम्प्लीट हो गया, बताया था पीछे। देयर अकर्स अ फर्दर एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज इन आइदर हाफ सेल, मतलब नेगेटिव चार्ज का एक साइड में एक्यूमुलेशन हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, कब, जब साल्ट ब्रिज नहीं लगाएंगे तो, ठीक है। तो सर्किट ही नहीं कंप्लीट हो पाएगा। कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन, जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं उसकी कंडीशन क्या होती है साल्ट ब्रिज में, ठीक है। जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होता है साल्ट ब्रिज में वो क्या कंडीशन फॉलो करते हैं, वो कंडीशन उनकी ये होती है कि पहली तो आयनिक मोबिलिटी जो होती है, कैटायन और आयन की दोनों इक्वल हो, ठीक है।
जैसे उसमें अमोनियम नाइट्रेट लिया गया तो NH4+ और NO3- कटायन आयन होंगे, दोनों की आयनिक मोबिलिटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इस वजह से वो बेटर क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किए जा सकते हैं सॉलिड ब्रिज में। ठीक है, ये कटायन। दूसरा क्या है, कटायन और अनायन जो है नॉट फॉर्म प्रेसिपिटेट विद सेल, मतलब इनर्ट होने चाहिए। मतलब ये कि जो इलेक्ट्रोलाइट एक्चुअल में जो सेल में लिए जा रहे हैं और जो सॉलिड ब्रिज में जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हैं उनके बीच में आपस में रिएक्शन ना हो। अगर रिएक्शन हो जाएगी तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा वो सोल्यूशन, तो प्रेसिपिटेट होने से क्या होगा, सोल्यूशन की कमी होती जाएगी। ठीक है, उससे वजह से क्या होगा, डिफ्यूज़न रेट कम हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो पाएगी, तो वही चीज़ें हैं। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस दैट एग्जिस्ट बिटवीन इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब कि जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या फिर टेंडेंसी ऑफ दैट एलिमेंट टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। ठीक है, जो रॉड पड़ी है चाहे वो एनोड कंपार्टमेंट में हो चाहे वो कैथोड कंपार्टमेंट में हो, उसकी जो टेंडेंसी है ऑक्सीडेशन करने की या फिर रिडक्शन करने की, वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन, वही चीज़, ये सेम बात होगी, है ना। ठीक है, अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो डिपेंड करता है उसमें तीन चीज़ें, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो सिंपल से उसका एक निमोनिक आप याद कर सकते हैं, NTC, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। ठीक है, याद रहेगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस तीनों चीज़ों पे पैरामीटर्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो प्रकार का होता है, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक रिडक्शन पोटेंशियल। इसको OP से डिनोट कर दिया, इसको RP से डिनोट कर दिया। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, रिडक्शन टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ाने से टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड बढ़ेगी, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ाने से टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड बढ़ेगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज या रिड्यूसिंग एजेंट पावर के। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा उतना अच्छा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, याद रखिएगा। जितना अच्छा रिड्यूसिंग पोटेंशियल जितना ज़्यादा उसका, उतना ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उतना अच्छा। ठीक है, मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसकी ज़्यादा उतना अच्छा वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसकी ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही अच्छा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, बट IUPAC में जब हम लोग पढ़ते हैं तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल किसको माना गया है, रिडक्शन पोटेंशियल को माना गया है। हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल को यूज़ करते हैं, है ना, जिसकी वजह से कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, बेस्ट चॉइस फॉर कैथोड क्या है, कैथोड के लिए क्या हो, हाई रिडक्शन पोटेंशियल वाला हमेशा यूज़ करते हैं। एनोड के लिए हमेशा हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाला यूज़ करते हैं। सिंपल सी बात है, कैथोड पे क्या हो रहा होता है, रिडक्शन हो रहा होता है ना, तो रिडक्शन से आप समझ लीजिए कि हाई रिडक्शन पोटेंशियल। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो आप समझ लीजिए हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, अब एक स्टैंडर्ड EMF की बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के। तो EMF क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। ठीक है, तो E0 सेल से डिनोट करते हैं उसको, और स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल को कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ऑफ सेल व्हेन कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज यूनिटी। मतलब प्रेशर की तो 1 ATM ले लें, है ना, या फिर कंसंट्रेशन भी लें तो 1 मोल पर लीटर लें, है ना, तो एक ही यूनिटी पे लेंगे। उस केस में जो पोटेंशियल निकालेंगे तो वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। ठीक है, वो मैक्सिमम वैल्यू में रहेगा, मैक्सिमम EMF आएगा, और उस समय क्या हो, नो करंट फ्लो होना चाहिए। ठीक है, व्हेन नो करंट इज विड्रॉन, जब कोई भी करंट उसमें से नहीं जा रहा हो, पास हो रहा हो, उस केस पे वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ते हैं हम लोग। डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे, रिडक्शन पोटेंशियल पे, और नॉट डिपेंड ऑन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये भी याद रखिएगा। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, इसी वाला मेन आपको याद करना है, IUPAC के हिसाब से ये वाला इंपॉर्टेंट है। क्या है, E कैथोड माइनस E एनोड। ठीक है, इसी को बोलते हैं E राइट माइनस E लेफ्ट। आपने देखा ना, सॉलिड ब्रिज के राइट में क्या था, कैथोड वाला था, लेफ्ट में क्या था, एनोड वाला था, सॉरी एनोड वाला था, ये लेफ्ट था, है ना, लेफ्ट में क्या था, एनोड वाला था। तो वही चीज़ E राइट माइनस E लेफ्ट, राइट में कैथोड वाला हो गया ना, वही चीज़। तो E राइट माइनस E लेफ्ट नीचे लिखा भी हुआ है। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में लेते हैं
एनोड को, तो ये जो एनोड वाला माइनस में था ये पॉजिटिव में चला जाता है ना, तो ये वाला हो जाता। तो ये वाला तो चाहे ना याद करिए, मगर ये वाला याद कर लीजिए। या यूपीएससी के हिसाब से आपको न्यूमेरिकल में भी यही काम आना है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब जैसे रिडक्शन पोटेंशियल में मान के चले हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड, मगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ही दोनों में मानेंगे तो उल्टा हो जाएगा, ई एनोड माइनस ई कैथोड हो जाएगा। वहाँ ई राइट माइनस ई लेफ्ट था, तो यहाँ पे ई लेफ्ट माइनस ई राइट हो जाएगा। ये जस्ट अपोजिट है जो IUPAC के हिसाब से था। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि फिजिबिलिटी सेल की बताओ या यूज़फुल सेल कौन सा है, तो आपको सिंपल न्यूमेरिकल में सारी वैल्यूज़ दी रहेंगी, तो ई नॉट सेल कैलकुलेट करना होगा। वहाँ पे ई नॉट सेल अगर पॉजिटिव आएगा तो वहाँ पे आप बता सकते हैं कि ये रिएक्शन फिजिबल है ना, और ये सेल यूज़फुल है। अगर ई नॉट सेल की वैल्यू निगेटिव आ गई कहीं पे, तो वहाँ पे आपको बोलना होगा कि नॉन फिजिबल है, नॉन यूज़फुल सेल है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है? उसमें अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स की सीरीज़ बनाते हैं हम लोग इन दियर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल क्यों ले रहे हैं? IUPAC की वजह से। IUPAC में इसी चीज़ को, रिडक्शन पोटेंशियल को ही मानते हुए चले हैं। ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से एक सीरीज़ बना दी गई है ना, जो सबसे ज़्यादा, जिसकी सबसे कम थी उसको पहले लिख दिया गया, और ऐसे ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाते चले गए, या फिर बढ़ा के छोटा करते चले जाओ, किसी भी ऑर्डर में, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटे ऑर्डर में, किसी भी ऑर्डर में अगर हम लोग लिखें, बट एक ऑर्डर में लिखें रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, और उस हिसाब से उसके एलिमेंट्स को हम लोग अरेंज कर देते हैं। उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जो देखेंगे तो फ्लोरीन का सबसे हाईएस्ट आता है और लिथियम का सबसे लोएस्ट आता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल जिसका आएगा उतने ज़्यादा वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी वही सबसे अच्छा है, और जितना कम उसका रिडक्शन पोटेंशियल आएगा उतना कम उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल दिया गया है, रिडक्शन पोटेंशियल x का है 0.8 वोल्ट और y का है 0.3 वोल्ट। तो x का ज़्यादा है ना 0.8 वोल्ट, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी ज़्यादा हुई? x की ज़्यादा हुई ना, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल x का ज़्यादा है। तो x की रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है, तो x ऑक्सीडाइज कर देगा y को ईजिली, वही चीज़ लिखी हुई है। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ आपकी बनी हुई है। ठीक है, तो ये आपका निमोनिक भी लिखी गई है, तो आपको याद करना हो ऐसे याद कर सकते हैं। पूरा क्या है? लेकर भारत सरकार का नाम मांगो ऑल मिनरल वाटर, जिद करो फिर सामने CM हो या DM हो, कोई नहीं सुनने वाला बस प्रभु हैं, क्यों इंडिया आगे होगा जब पटना और कलकत्ता में गोल्ड फेंक कर पानी मिल रहा है ना। तो ये निमोनिक आप याद कर सकते हैं, उससे आपको सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में याद हो जाएगा। ठीक है, तो जनरल चीज़ हम लोग को क्या याद रखनी है, इसके ये सीरीज़ याद करने के बाद आपको क्या करना है? सीरीज़ देखिए आप याद कर लीजिएगा हाइड्रोजन तक की, लिथियम से स्टार्ट करके हाइड्रोजन तक तो एटलीस्ट याद ही रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद लिथियम से लेके, और याद रखना है कि फ्लोरीन पे ख़त्म होती है और बीच में हाइड्रोजन होता है, और हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है। ठीक, इस वजह से हाइड्रोजन को लेते हैं एक वो बना के, स्टैंडर्ड बना के। ठीक है, तो इधर से ऊपर जाएंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा, और मैंने बताया था रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बढ़ेगा नीचे से ऊपर। ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ेगा, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट भी ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ेगा। ठीक है, और जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल उतना अच्छा रिडक्शन। ठीक है, तो ऊपर जाने पे रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है तो रिडक्शन भी बढ़ेगा, नीचे आने पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन भी बढ़ जाएगा नीचे। ठीक है, और जिधर को ऑक्सीडेशन का एरो है ऊपर से जाने पे नीचे आने पे तो वो बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो रिएक्टिविटी भी ऊपर से नीचे आने पे बढ़ेगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन से इसको रिलेट कर लीजिएगा। अब नस्ट इक्वेशन की बात करें तो नस्ट इक्वेशन का यूज़ किया जाता है EMF फाइंड करने के लिए। इसका फॉर्मूला होता है E सेल बराबर E नॉट सेल माइनस 2.303 RT/NF log QC। QC क्या होता है? रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है, और वो निकाल लिया जाता है ऐसे। ठीक है, ये प्रोडक्ट का हो गया अपॉन रिएक्टेंट कर दिया। ठीक है, इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा होगा। E सेल बराबर E नॉट सेल 2.303 RT/F को हटा के क्या लिख दिया गया? 0.059।
अपॉन एन लॉग QC। ठीक है, ये न्यूमेरिकल में हम लोग को यूज़ करना है। इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाता है, अगर इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आए तो वहाँ पे QC जो है, जो रिएक्शन क्वेश्चन था, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाता है। और इस रिएक्शन में जो नेक्स्ट इक्वेशन का ये वाला रिएक्शन था, मतलब ये फॉर्मूला जो था, उसमें ई सेल की वैल्यू 0 रख देंगे। तो ई सेल की वैल्यू अगर 0 हो गई, ये अगर 0 हो गई, तो ई नॉट सेल बराबर हो जाएगा क्या, 2.303 RT/NF का, या फिर यही वाला उठा के सीधा यहाँ रख दो, ये ई सेल तो 0 हो गया ना। ठीक है, अब ये एन इधर भेज दो, NF सेल हो गया, ये वाला रिएक्शन से भेजा गया है। ठीक है, RTLNQC। ठीक है, याद हो गया। अच्छा, जो हम लोगों ने पढ़ा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इक्विलिब्रियम चैप्टर, जिसको नहीं आता अभी आगे लेक्चर बना दिया जाएगा, तो आप पढ़ लेना तब। अब बस अभी इससे समझिए, जो KSP है ना, ये है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, है ना। तो ये इक्विलिब्रियम में यूज़ होता है। ठीक है, इसका रिलेशन किससे, इक्विलिब्रियम से, बस इतना याद रखिएगा। तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, ई सेल की वैल्यू 0 हो जाएगी, बस वही चीज़ बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, है ना। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो जाती है, मतलब इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है। तो वहाँ से, तो डेल्टा जी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस RTLNQ। ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला यहाँ से आया। ठीक है, NF सेल की वैल्यू होती है डेल्टा जी के बराबर, और RTLNQ वहीं से आ गया। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ से आया। ठीक बात, तो डेल्टा जी की वैल्यू 0 कर दिया, मतलब ये वैल्यू 0 हो गई, तो डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस में आ जाएगा RTLNQ। तो ये चीज़ लिख दी गई, RTLNQ की जगह KC लिख दिया गया, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे किया गया है ना। और RTLNK की वजह से क्या हो गया, माइनस NF सेल हो गया। समझ में आया फॉर्मूला कहाँ से। स्पॉन्टेनियस कंडीशन में क्या होता है, डेल्टा जी की वैल्यू 0 स्टार्टिंग में बताया था, ई सेल उसका पॉजिटिव होता है, डेल्टा जी नेगेटिव होता है, ई नॉट सेल पॉजिटिव होता है। ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चन छोड़ देते हैं, क्वेश्चन अभी नहीं करना। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात हो रही है। ठीक है, SHE कंसिस्ट ऑफ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक। ठीक है, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है, जिसमें कोटिंग होती है प्लेटिनम ब्लैक की। इलेक्ट्रोड को डिप किया जाता है एसिडिक मीडियम में, और प्योर हाइड्रोजन गैस को बबल्ड कर दिया जाता है उसके थ्रू। ठीक है, प्रेशर यूज़ किया जाता है 1 बार का, और H+ आयन का कंसनट्रेशन जो सोल्यूशन में होता है वो 1 मोलर ले लिया जाता है स्टैंडर्ड। ठीक है, उसके आगे देखिए, सम टाइम मेटल्स लाइक प्लेटिनम गोल्ड, उसको यूज़ किया जाता है एज अ इनर्ट इलेक्ट्रोड। मतलब क्या है कि वो पार्टिसिपेट नहीं करते रिएक्शन में, मगर सरफेस को प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को होने के लिए, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स कौन कौन से होते हैं, प्लेटिनम और गोल्ड होता है। वो पार्टिसिपेट खुद तो नहीं रिएक्शन में करते हैं, मगर सरफेस प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीडेशन हो पाए, रिडक्शन हो पाए, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन हो सके। ठीक है, चलिए अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में बात कर रहे थे। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन ही एज अ कैथोड यूज़ होता है, एज अ एनोड यूज़ होता है। ठीक है, रिडक्शन वाली रिएक्शन H+ से H2 चली जाएगी, ऑक्सीडेशन वाले में H2 से H+ चला जाएगा। ठीक है, आपने सबने पढ़ा होगा pH का फॉर्मूला क्या होता है, -log H+। ठीक है, तो ये आप इतना सब ये मत याद करिए। ठीक है, सीधा आपको फॉर्मूला रटना है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला। अगर आपसे रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में पूछ लें तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना है आपको एज इट इज़। और वहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि प्रेशर जो हाइड्रोजन का वो 1 बार है, तो आपको डायरेक्ट एक जनरल फॉर्मूला यूज़ कर लेना है, ये वाला। ठीक है, -0.059 इंटू pH कर देना है। pH आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर नहीं भी दिया रहेगा तो H+ दिया रहेगा, तो आप वहाँ से -log H+ से निकाल लेंगे pH की वैल्यू, और उसको सीधा मल्टीप्लाई कर देना 0.059 से। और नेगेटिव में अगर आपका आंसर, आप अगर उसको उस वैल्यू को नेगेटिव कर देंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल आपकी आ जाएगी, अगर आप उसको पॉजिटिव कर देंगे तो आपकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको कि H+ आयन का कंसनट्रेशन दिया रहेगा, तो आप वहाँ से pH निकाल लीजिएगा।
ठीक है, और पूछ लेंगे रिडक्शन पोटेंशियल बताओ हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड का, तो आपको सीधा 0.059 से मल्टीप्लाई करना है। अगर रिडक्शन का पूछें तो माइनस हो जाएगा आंसर, और अगर आपका ऑक्सीडेशन का पूछें पोटेंशियल तो आपका प्लस हो जाएगा रिएक्शन। अब पढ़ते हैं कंसंट्रेशन सेल्स के बारे में। कंसंट्रेशन सेल्स उन प्रकार की सेल्स होती हैं ना कि जिसमें एनोड और कैथोड दोनों सेम मटेरियल का बना हो, मतलब सेम ही एलिमेंट का हो। जैसे जिंक का ही एनोड हो, जिंक का ही कैथोड हो, तो उसको क्या बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल में। आपको याद हो इक्विलिब्रियम केस में आपको क्या बताया, ई सेल की वैल्यू 0 होती है ना, बट इसमें क्या होती है, ई नॉट सेल की वैल्यू 0 हो जाती है। कंसंट्रेशन सेल की पहचान ये है, ठीक है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको दिया हो नस्ट इक्वेशन फॉर्मूला अगर यूज़ हो रहा हो और वहाँ पे आपको मिले कि एनोड और कैथोड सेम ही एलिमेंट का है, तो वहाँ पे आपको सीधा ई नॉट सेल की वैल्यू 0 यूज़ कर लेनी है। यूज इन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, ये इसका एप्लीकेशन है, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। कैथोड को एज अ प्योर मेटल ले लेते हैं, एनोड को इम्प्योर मेटल ले लेते हैं एज अ, ठीक है। मतलब ये कि अगर हम लोग को रिफाइनिंग करनी है किसी भी मेटल की, तो उसका जो प्योर फॉर्म में ले लेंगे हम लोग कैथोड का, और एनोड को जो इम्प्योर फॉर्म में हमको मिला हुआ है उस वही सेम मेटल, उसको हम लोग एनोड मान लेंगे, और उसकी एक सेल की रिएक्शन करा देंगे, जो कि यही हो जाएगी रिएक्शन कंसंट्रेशन सेल्स वाली। तो उससे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में फॉर्मूला ये हो जाएगा, ई सेल बराबर, क्योंकि ई नॉट सेल तो 0 था ना, नेक्स्ट इक्वेशन से आया ये वैल्यू, सीधा आपको याद करनी है। याद करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, सीधा आप निकाल सकते हैं। बस ई सेल की वैल्यू 0 कहाँ करनी, ई नॉट सेल की वैल्यू कब 0 करनी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ गिव्स एनर्जी क्या है, अब देखिए, जो आपने अगर पढ़ा हो है ना इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो जो आपका पोटेंशियल होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, मतलब वो एडिटिव इन नेचर नहीं है, मतलब उसको प्लस माइनस नहीं किया जा सकता। मगर जो डेल्टा जी है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, उसे ऐड और उसको मतलब प्लस माइनस किया जा सकता है, ठीक है। तो यही चीज़ बताना चाह रहे हैं। इसका हेल्प क्या होता है, किसी भी दो तीन रिएक्शन से मिलके एक पूरी रिएक्शन बन रही हो, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, ई नॉट सेल की वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें डेल्टा जी काम आ जाता है। डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी1 प्लस डेल्टा जी2 करके, है ना, और उसमें डेल्टा जी की वैल्यू माइनस एन एफ ई सेल कर देते हैं, तो वहाँ से ई की वैल्यू तब रख पाते हैं। डैट डेल्टा ई बराबर E1 प्लस E2 नहीं रखा जाता है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल जब आपको कराया जाएगा तो आपको समझ में आएगा, बट ये आपको याद होना चाहिए कि क्यों आपको डेल्टा जी प्लस होता है मगर डेल्टा ई क्यों नहीं प्लस होता है, ठीक है। अब इधर दिया हुआ है कि ए से A+2 बन रहा था, +3 बन रहा था, मगर एक ये सीधा डायरेक्ट रिएक्शन हो रही थी, है ना, मतलब ये दो रिएक्शन कंबाइन होकर ये एक रिएक्शन बना रही थी पूरा, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ कि x पूरे e की वैल्यू x+y आ जानी चाहिए थी, जो कि नहीं आ सकती, ठीक है। तो उस केस में क्या किया जाए, डेल्टा जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो डेल्टा जी ये वाला प्लस कर देंगे इससे, तो ये वाली हमको डेल्टा जी मिल जाएगी, और डेल्टा जी में माइनस एन एफ ई सेल वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये कैलकुलेट कर लेंगे, सीधा ये वैल्यू आ गई। समझ में आई। अब इलेक्ट्रॉनिक और मेटेलिक कंडक्टेंस क्या होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटल्स ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक या मेटेलिक कंडक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। जो कंडक्टेंस किससे आ रहा है, मेटल्स की वजह से आ रहा है। मेटल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनकी मूवमेंट से आ रहा है जो कंडक्शन, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक या मेटेलिक कंडक्टेंस। किस पे डिपेंड करता है, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कैसे, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, ठीक है, उतना ही कम कंडक्टेंस होगा, ये मेटेलिक की बात है। और उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोलिटिक और आयनिक कंडक्टेंस। टेम्परेचर के केस में देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। इसमें क्या होता है कि आयंस की वजह से जो आ रहा है कंडक्टेंस, कैसे, सोल्यूशन होना चाहिए जिसमें आयंस टूट जाते हैं प्लस और माइनस में, वो मेटल्स की वजह से हो रहा था। ऊपर वाले मेटेलिक वाले में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा था, ये प्लस और माइनस की वजह से हो रहा है जो आयंस टूटते हैं। उसमें भी ये भी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड पे डिपेंड कर रहे हैं, मगर
साइज ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड एंड दियर सॉल्वेशन पे डिपेंड करते हैं। नेचर ऑफ सॉल्वेंट कैसा है, इनकी विस्कोसिटी क्या है, उसमें कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड है, टेम्परेचर वाला बता ही दिया। अब जो जनरल फार्मूला जो यूज़ होते हैं, रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है R बराबर रो एल बाई ए। ठीक है, रो यहाँ पे क्या होता है, रजिस्टिविटी। ठीक है, एल है लेंथ, ए है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का, लेंथ है वायर की भी। आर का फॉर्मूला होता है रो इंटू जी स्टार। रो तो आपको बता दिया रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी सॉरी, है ना। आर रेजिस्टेंस हो गया। ये जी स्टार क्या है, जी स्टार होता है एल बाई ए को ही जी स्टार बोलते हैं। जी स्टार बेसिकली कुछ नहीं है, इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। ठीक है, सेल कांस्टेंट बोलते हैं जी स्टार को, जो कि एल बाई ए के बराबर है। और इसकी एक और वैल्यू क्या होती है, आर इंटू के। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा, सेल कांस्टेंट की। और रजिस्टेंस का अगर इन्वर्स कर दें तो क्या आ जाता है, कंडक्टेंस आ जाता है। इसी तरह रजिस्टिविटी का अगर उल्टा कर दें तो कंडक्टिविटी आ जाएगी। ये के क्या है, कंडक्टिविटी, जी क्या है, कंडक्टेंस। ठीक है, चलिए। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है डाइल्यूशन के साथ, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीज करता है डाइल्यूशन के साथ। मतलब ये था कि पहले कंसंट्रेशन कुछ था, पहले पानी कम था, तो उसमें क्या हो रहा था कि किसी एक सेक्शन पे हम लोग नाप रहे थे तो वहाँ पे आयंस ज़्यादा थे। ठीक है, अब क्या हुआ कि पानी डाइल्यूशन की वजह से पानी और ज़्यादा बढ़ा दिया, तो उसमें क्या है ना, उसी सेम सेक्शन में हम लोग ने देखा आयंस की कमी आ गई, क्योंकि डाइल्यूशन हो गया ना। तो क्या होता है कि डिक्रीज़ करता है डाइल्यूशन के साथ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, याद रखिएगा। कौन सी कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के को ही कह रहे हैं। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी क्या है, लैम्डा एम से डिनोट करते हैं। कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिजॉल्व्ड इन VmL ऑफ सोल्यूशन। मतलब एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सोल्यूशन में जो हम लोग कंडक्टिविटी देखते हैं सारे आयंस से प्रोड्यूस हुई हुई, जब एक मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जाए तब क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी होता है। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, कंडक्टिविटी में सिंपल से कंसंट्रेशन को डिवाइड कर दो। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में मोलर कंडक्टिविटी सॉल्व करने को आए और क्वेश्चन में अगर आपको ऑप्शन दिया हो 4 और उसमें आपको यूनिट देखनी है, यूनिट में अगर सेंटीमीटर दिख रहा हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, के इंटू 1000 अपॉन सी। अगर आपको यूनिट उसकी मीटर में दिख रही हो तो के अपॉन 1000 इंटू सी करना है बस। एक में 1000 ऊपर कब रहेगा, जब सेंटीमीटर हो, और 1000 नीचे कब रहेगा, जब मीटर हो। ठीक है, बाकी सेम चीज़ ही है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है, जैसे मोलर कंडक्टिविटी में के बाई सी था तो इसमें सी की जगह क्या हो जाएगा, एन, मतलब नॉर्मेलिटी आ जाएगी, बस यही अंतर होता है। बाकी सेंटीमीटर मीटर वाला सेम फॉर्मूला वैसे यूज़ करना है। देख सकते हैं यहाँ पे 1000 नीचे, यहाँ पे 1000 ऊपर है, सेंटीमीटर यहाँ है, मीटर यहाँ है। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, ये आपको पता होगा। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, के बाई सी इंटू एन फैक्टर, वही मतलब के बाई एन ही लिखा हुआ है जो अभी आपने ऊपर पढ़ा। ये मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर वाला फॉर्मूला यहाँ पे डाल दिया गया बस एन की जगह। ठीक है, और के बाई सी को क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी अब एन फैक्टर आ गया, ये फॉर्मूला आ गया यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का। अगर सेम सेल हो और डिफरेंट सोल्यूशंस हो तो उसमें सेल कांस्टेंट जो होता है वो सेम रहेगा तब भी। ठीक है, तो ये आपको न्यूमेरिकल में आपके काम आएगा, सेल कांस्टेंट हमेशा सेम रहेगा, R1 बराबर R2K2। वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। ठीक है, तो कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करने पे या डाइल्यूशन बढ़ाने पे क्या होता है, कंडक्टिविटी जो होती है डिक्रीज़ कर जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाती है, पहले भी बात कर चुके हैं। बट मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। ठीक है, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पूछें तो डिक्रीज़ हो रही है डाइल्यूशन के साथ, मोलर कंडक्टिविटी पूछे तो इंक्रीज़ हो रही है डाइल्यूशन के साथ, बस याद रखना ये। ठीक है, पूछे जाते हैं तो इसको याद रखना। वही मोलर कंडक्टिविटी क्यों डाइल्यूशन के साथ बढ़ रही है, क्योंकि के बाई सी फॉर्मूला था, अगर डाइल्यूशन बढ़ेगा तो सी की वैल्यू कम हो जाएगी, कंसंट्रेशन कम होता चला जाएगा ना, डाइल्यूशन हो रहा है तो लैम्डा एम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वही चीज़ लिखी हुई है इसमें। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, जब कंसंट्रेशन जीरो ही हो जाए, उस समय पे जो यहाँ अगर सी जीरो हो गया तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी ना।
तो वही उस समय क्या होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, क्योंकि वो एट इनफाइनाइट डिल्यूशन पे होता है। एक डेबी हैकेल ऑनसेंगर इक्वेशन होती है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है, लैम्डा एम बराबर लैम्डा एम नॉट बी रूट सी। बी रूट सी में बी कांस्टेंट है, रूट सी क्या है, कंसंट्रेशन को बता रहा है, लैम्डा एम नॉट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो गया और लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी है। ये किसके लिए इक्वेशन दी जाती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होती है। इसका ग्राफ बनाया जाएगा तो ये ऐसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन का स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या हो जाता है, लैम्डा एम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रूट सी के, तो ये ऐसे होगा, ठीक है। इसमें एक स्टेटमेंट पूछते हैं कि जब डाइल्यूशन करते हैं ना, अब देखिए आपने पढ़ा ऊपर कि मोलर कंडक्टिविटी से क्या हो रहा है, मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ बढ़ रही है ना। तो अब देखिए डाइल्यूशन मतलब कि क्या हो रहा है, इसको कम करते जाएंगे, तो जैसे जैसे धीरे धीरे कम होता जाएगा तो ये क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग में क्या हो रहा है कि धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कब बढ़ता जा रहा है, स्ट्रॉन्ग वाले में क्या हो रहा है कि जैसे हम लोग डाइल्यूशन कर रहे हैं, डाइल्यूशन मतलब इधर से इधर आएंगे, तो अब देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही है ना, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही है। ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या हो जाता है कि जैसे जैसे डाइल्यूशन करेंगे तो धीरे, पहले तो नॉर्मली रहेगी सीधी, मतलब कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा, फिर अचानक से क्या हो जाएगा, एकदम से बढ़ गया मोलर कंडक्टिविटी। तो स्टेटमेंट यूज़ करते हैं वो, मतलब अप्रिसिएबली इंक्रीज़ हो गई, है ना। तो वो वर्ड अगर आपको दिख जाए अप्रिसिएबल वाला, तो आप सीधा बता दीजिएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा होता है, ठीक है। दोनों ग्राफ आपको याद रखने हैं, दोनों में ही डाइल्यूशन के साथ मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में वो अचानक से ही बढ़ जा रही है बहुत ज़्यादा, सॉरी वीक इलेक्ट्रोलाइट में अचानक से ही बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, मगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में वो लीनियरली धीरे धीरे ही बढ़ रही है जैसे जैसे हम लोग डाइल्यूशन करते जा रहे हैं। आयनिक मोबिलिटी क्या होती है, हाइड्रेटेड रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, चार्ज डेंसिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो जो नॉर्मली आपने पढ़ा होगा डाउन द ग्रुप जाने पे रेडियस बढ़ता है, बट एक्वस अगर वर्ड यूज़ हो जाए हाइड्रेटेड रेडियस में तो उसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। लिथियम ऐसे लगेगा कि सबसे छोटा रेडियस, मगर हाइड्रेटेड में वो सबसे ज़्यादा रेडियस ले लेता है, क्योंकि वो उसके अराउंड बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो सकता है ना, वही चीज़ है। कोराल्स लॉ क्या है, कोराल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ आयंस एंड कैटायंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। मतलब कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे, जो उसमें अनायंस और कैटायंस का जो इंडिविजुअली जो उनमें कंट्रीब्यूशन है उनको अगर सम कर दें तो हम लोग को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पूरे इलेक्ट्रोलाइट की मिल जाएगी, वही चीज़ वो लिखे हैं, ठीक है। जैसे NaCl है तो Na प्लस और Cl माइनस का दोनों का हम लोग कंडक्टिविटी ऐड कर दें तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NaCl की आ गई। इसी तरह Cl का अलग ऐड किया, Al का दोनों का मिला के ऐड कर दिया, ठीक है। ये आपको चीज़ें याद रखनी है कि ये एज इट इज़ रटनी है तीनों के तीनों, ठीक है। ये हो सकता है क्वेश्चन में आ जाए कि किसी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है तो ये रट सकते हैं। सोडियम से ज़्यादा पोटेशियम की होती है, क्लोरीन से ज़्यादा ब्रोमीन की होती है, मैग्नीशियम से ज़्यादा कैल्शियम की होती है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात आ जाएगी तो इक्विवेलेंट वहाँ पे आ जाएगा, लैम्डा कैलकुलेट करिएगा, एन फैक्टर से डिवाइड कर दीजिएगा सीधा। जैसे आपको Fe2SO4 का होल थ्राइस का अगर आपको निकालना है, कोराल्स लगाना है, तो जनरली आप मोलर कंडक्टिविटी में ऐसे निकालेंगे, मगर इक्विवेलेंट वाले में जो आयन होता है ना उसका एन फैक्टर से डिवाइड कर देना है सीधा, आयन का एन फैक्टर से डिवाइड कर देना है सीधा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कर देना, सीधा आपको क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट्स सोल्यूशन, ठीक है। करंट को इलेक्ट्रोलाइट में डालेंगे और उसका जो डिफ्यूज़न हो जाएगा आयंस में, वही कहलाता है इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। केमिकल चेंज अकरिंग एट इलेक्ट्रोड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, वही चीज दी हुई है। चार्ज Q बराबर IT फॉर्मूला होता है, Q बराबर Ne फॉर्मूला होता है। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 फराडे।
1 फराडे की वैल्यू की कैसे निकालेंगे, Na अवोगाड्रोस नंबर इनटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, Na तो होंगे अवोगाड्रोस नंबर जितना, और हर एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19। तो Na की वैल्यू रखी और कैलकुलेट उससे मल्टीप्लाई कर दिया एक चार्ज पे जितनी होती है, कितना आएगा टोटल 96487, जिसे अप्रॉक्स मान लेते हैं 96,500, जिसे 1 फराडे के बराबर बोलते हैं। ठीक है, फराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अमाउंट ऑफ सस्टेन डिपॉजिट इज प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास थ्रू इट इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोड पे कितना जो भी डिपोजिशन हो रहा है वो इलेक्ट्रोलाइट पे कितना हम लोग करंट दे रहे हैं उसके बेसिस पे होता है। ठीक है, वही चीज़ लिखी हुई है। तो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा W, W बराबर IT हो जाएगा, Q बराबर IT होता है, और जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो Z डालेंगे यहाँ पे कांस्टेंट, जिसे क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, इक्विवेलेंट मास अपॉन फराडे। F की जगह 96,500 यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस भी एलिमेंट के बारे में बात हो रही हो उसका हम लोग क्या लेंगे, जैसे मान लीजिए कॉपर +2 दे दिया गया। ठीक है, तो कॉपर का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो लिखेंगे ऊपर, अपॉन उसका +2 चार्ज है ना तो नीचे +2 कर देंगे और इंटू 96,500 कर देंगे, जो हो जाएगा इसकी जेड की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, फराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है, व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट then masses of different substance deposited at the respective electrode will be in the ratio of their equivalent masses। ठीक है, मतलब ये है कि जो मास जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इक्विवेलेंट मास के। ठीक है, तो Ma अपॉन MB बराबर EA अपॉन EB वाला फॉर्मूला यूज़ कर देना है। ठीक है, बस यही करना है, यही है फराडे का सेकंड लॉ। अब आपको याद रखना है कि कुछ इलेक्ट्रोलाइट दिए हुए हैं जैसे डाइल्यूट H2SO4 और कंसनट्रेटेड H2SO4, यही पूछे जाते हैं। तो उनका प्रोडक्ट क्या निकलता है कैथोड पे और एनोड पे। अगर डाइल्यूट H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट लेंगे तो हाइड्रोजन गैस, चाहे डाइल्यूट लें चाहे कंसनट्रेशन लें, दोनों में ही एनोड में क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। बट डिफरेंस कहाँ आ जाएगा, एनोड पे। एनोड पे ऑक्सीजन गैस कब निकलेगा, जब डाइल्यूट है, और H2O2-2 कब निकलेगा, जब कंसनट्रेटेड है। याद रखिएगा। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट का फॉर्मूला होता है, अभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या था, लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट था ना, तो वहाँ से आपको अल्फ़ा की वैल्यू निकल रही थी। अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू C⁴² अपॉन 1 - अल्फ़ा लगा दीजिएगा, फॉर्मूला सीधा। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो होता है, चाहे वो मोलर कंडक्टिविटी हो चाहे वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो, प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली प्रेशर के। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं फॉलो होगा, केवल और केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, अब इसमें बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा खुद से। ठीक है, इसको हम आपको बता दे रहे हैं होता क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होता है तो वो वाटर के साथ रहता है ना, एक्वा सोल्यूशन में अगर उसका इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है तो वो अपने का तो टूटेगा ही प्लस और माइनस में, मगर वाटर में भी तो टूटेगा, H+ और OH- भी टूटेगा। तो कैथोड के पास कौन सा जा रहा है कटायन, कि वो जो सोल्यूशन वाला था उसका जा रहा है या फिर वाटर का जा रहा है, या कौन सा एनोड जा रहा है, Cl- वाला जा रहा है जो सोल्यूशन का था, या OH- जो वाटर का था उसका जा रहा है। तो ये कैसे पता लगाते हैं, तो जिसका भी डिस्चार्ज पोटेंशियल जितना कम होता है वही डिस्चार्ज करता है। ठीक है, जैसे क्या होता है कि कैथोड, देखिए इसमें क्या लिखा है, NaCl और एक्वा सोल्यूशन में लिया गया था, तो उसमें क्या हुआ कि डिस्चार्ज पोटेंशियल H+ का कम होता था, तो H+ डिस्चार्ज हो गया, तो मतलब हाइड्रोजन गैस निकल आई कैथोड पे। ठीक है, और अनायन में बात कीजिए, देखो कटायन था तो कैथोड पे निकला, अनायन होगा तो एनोड पे निकलेगा, ये एक बात पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर क्या हुआ, Cl- और OH- दो प्रकार के अनायंस मिले, तो अनायंस में जो Cl- था उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम था। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या पता चला कि Cl2 गैस निकलेगी, किस पे, एनोड पे निकलेगी, है ना, तो ये बात होगी। बट एक इंपॉर्टेंट केस आपको याद रखना है कि जब अगर कैथोड, अगर हम लोग मरकरी का यूज़ कर लें तो वहाँ पे जनरली क्या होता था, H+ का कम होता था ना, बट ऐसे क्या हो जाएगा, अगर हम लोग मरकरी का कैथोड ले लेंगे तो डिस्चार्ज पोटेंशियल Na+ का कम हो जाएगा। उस केस में क्या हो गया, सोडियम डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे,
पहले क्या होता था कि हाइड्रोजन गैस कैथोड पे निकल जाती थी, मगर वो कब होता था, जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रो डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता था। बट हाँ, मरकरी का कैथोड ले लिया गया तो उससे क्या हुआ कि सोडियम का जो है डिस्चार्ज पोटेंशियल कम हो गया हाइड्रोजन से भी, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि सोडियम आयन जो है वो कलेक्ट हो गया, डिपॉजिट हो गया कैथोड पे। अब आगे हैं लास्ट टॉपिक पे अपने, कॉमर्शियल सेल्स और बैटरीज में। तो जितनी भी कॉमर्शियल सेल्स या बैटरीज जो हम लोग यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। टोटल 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, फ्यूल सेल। ठीक है, प्राइमरी सेल को एक बार यूज़ किया जा सकता है और उसे दोबारा रिचार्ज नहीं किया जा सकता है। सेकेंडरी सेल को चार्ज किया जा सकता है, रीयूजेबल होती हैं और रिचार्ज किया जा, हाँ मतलब चार्जिंग कर दी जा सकती है और उसको दोबारा भी यूज़ किया जा सकता है। प्राइमरी सेल के एग्जांपल हो गए ड्राई सेल और मरकरी सेल, और सेकेंडरी सेल के एग्जांपल होंगे लेड स्टोरेज बैटरी और निकल कैडमियम सेल। प्राइमरी सेल की बात करें, पहला लेते हैं ड्राई सेल। ड्राई सेल का दूसरा नाम लेक्लांच सेल। ठीक है, लेक्लांच बोलते हैं कुछ लोग। ये किस में यूज़ होता है, ट्रांजिस्टर्स में यूज़ होता है, क्लॉक्स में यूज़ होता है। ठीक है, क्लॉक जैसे कि वॉल वाली क्लॉक्स जो होती हैं ना उसमें यूज़ होते हैं। ठीक है, कौन से हो गए, ड्राई सेल। इसमें क्या होता है, ये जो पॉइंट्स बता रहे हैं ये सब आपको याद रखने हैं। एनोड होता है जिंक का, कैथोड होता है ग्रेफाइट का। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट जो यूज़ होता है उसमें होता है पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, रटना है ये सब। ठीक है, और जो कि जिंक के कांटेक्ट में रहता है इलेक्ट्रोलाइट, जो ग्रेफाइट रॉड के कांटेक्ट में रहता है इलेक्ट्रोलाइट उसे कहते हैं MnO2 और कार्बन। ठीक है, सिंपल सी बात, क्या याद करना है इसमें, एनोड में कौन से इलेक्ट्रोलाइट रहता है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। ठीक है, किसके कांटेक्ट में, जिंक इलेक्ट्रोड के कांटेक्ट में। और देखो जिंक इलेक्ट्रोड से ही याद करना जिंक क्लोराइड, और आपको अमोनियम क्लोराइड साथ में याद रह जाएगा क्योंकि वो भी क्लोराइड है। और बचा कौन, ग्रेफाइट रॉड। ग्रेफाइट रॉड में कार्बन का ही ग्रेफाइट होता है तो कार्बन आ गया, और किसका, MnO2 याद रख लीजिएगा, सिंपल है। इसका स्टैंडर्ड सेल का पोटेंशियल कितना होता है, 1.25 से 1.5 याद रखिएगा। और इसमें ये प्राइमरी सेल है ना, प्राइमरी सेल मतलब क्या हो गया कि ये रीयूजेबल नहीं है। तो इसमें क्या होता है ना, एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिंक NH3 का होल 4+2, और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने की वजह से ना ये रिएक्शन इरिवर्सिबल हो जाती है। ठीक है, ये आप रट सकते हैं, ये आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। जिंक NH3 का होल 4+2 एक्वस, ये कॉम्प्लेक्स बनने से क्या होता है कि रिएक्शन इनकी इरिवर्सिबल हो जाती है, और वो मतलब उसका रीयूजेबल इसी वजह से नहीं हो पाता है क्योंकि वो इरिवर्सिबल रिएक्शन हो गई ना। चलिए आगे चलते हैं, मरकरी सेल की बात करते हैं। सेकेंड सेल आ गई मरकरी सेल। मरकरी सेल में क्या होता है, हेयरिंग एड्स में यूज़ करते हैं, जो सुनाई देने के लिए जो कान में मशीन लगाते हैं। वॉचेस में यूज़ करते हैं जो हम लोग हाथ में पहनते हैं। ठीक है, ये सब लो करंट डिवाइसेस हैं। ठीक है, ठीक है, तो एनोड और कैथोड, एनोड में जिंक कंटेनर और कैथोड में कार्बन रॉड, सेम पिछले वाले जैसा ही है ना, मिलता जुलता। मगर इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या है, दोनों ही केस में इसमें कोई अलग से इलेक्ट्रोलाइट दोनों मतलब दोनों इलेक्ट्रोड के लिए नहीं याद करना। इसमें एक ही इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होगा, HgO मिक्सड विद KOH, फील्ड बिटवीन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, है ना, सिंपल है। इसका पोटेंशियल कितना आता है, 1.35। उसका कितना था, ड्राई सेल का 1.25 से 1.5, बट मरकरी सेल का क्या है, 1.35। और ये जो पोटेंशियल है ये देखिए, उसमें क्या था, 1.25 से लेके 1.5 तक था, है ना, मतलब वो बदलता रहता था। बट ये जो है 1.35 ये फिक्स है। ठीक है, फिक्स है ये, तो कांस्टेंट पोटेंशियल है, और ये हमेशा जब तक ये बैटरी चार्ज रहेगी, जब तक ये काम करेगी बैटरी, तब तक ये पोटेंशियल जो प्रोवाइड करती रहेगी तो वो उतना का ही प्रोवाइड करती रहेगी। इसी वजह से वो वॉचेस में यूज़ की जाती है। सेकेंडरी सेल क्या हो गया, लेड स्टोरेज बैटरी हो गई। इसको ऑटोमोबाइल्स मतलब जो कार्स वार्स हो गई, इन्वर्टर जो घर में यूज़ होते हैं उनमें यूज़ होती है ना। एनोड जो होता है लेड का बना होता है, लेड प्लेट्स होता है। कैथोड क्या होता है, ग्रिड लेड की होती है जिसमें PbO2 को भरा जाता है। ठीक है, और उसमें इलेक्ट्रोलाइट को क्या यूज़ किया जाता है, डाइल्यूट H2SO4 38% बाई मास। ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 मतलब 38% उसमें H2SO4 रहेगा और बाकी सब पानी, याद रखना है। लेड स्टोरेज बैटरी में रिवर्सिबल सेल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मतलब जब क्या है, जब फंक्शन कर रहा है
तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जब वापस से मतलब जब चार्जिंग होगी, उसकी फंक्शन कर रहा है तो डिस्चार्ज हो रहा है ना, तो क्या था वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था। जब उसको चार्जिंग में लगा देंगे तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो जाएगा। ठीक है, सेकंड सेल की बात करें सेकेंडरी के, तो निकल कैडमियम सेल, उसमें एनोड होता है कैडमियम का और कैथोड जो होता है वो मेटल ग्रिड होता है कैडमियम का, जिसमें निकल ऑक्साइड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज़ होगा, KOH का सोल्यूशन यूज़ होगा। इसकी लॉन्गर लाइफ होती है लेड स्टोरेज बैटरी से, पर तब भी इसको ज़्यादा क्यों नहीं यूज़ किया जाता, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है इसको मैन्युफैक्चर करना। ठीक है, फ्यूल सेल क्या होता है, कंबशन ऑफ फ्यूल सेल की जो रिएक्शंस होती हैं, जो कंबशन रिएक्शंस होती हैं, उसमें फ्यूल्स यूज़ किए जाते हैं, हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथेनॉल, ये 4 प्रकार के फ्यूल्स यूज़ किए जा सकते हैं। पॉल्यूशन फ्री होता है, हाई एफिशिएंसी होती है। कितनी एफिशिएंसी हो सकती है, 70% हो सकती है। अगर कंपेयर करोगे थर्मल प्लांट से जो एनर्जी निकलती है उसकी, तो 40% होती है केवल, ये NCERT में लिखा हुआ है। ठीक है, तो याद रखना है। इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 70%, और थर्मल प्लांट की कितनी है, 40%। इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है फ्यूल सेल का, ΔG/ΔH/100। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ΔG दिया रहेगा, H दिया रहेगा, आपको पूछ लेंगे इफिशियंसी बताओ सेल की कितनी परसेंटेज है, तो आपको ΔG/ΔH/100। तो ये हमेशा कभी भूलो मत। तो इसको याद करने के लिए क्या करना है कि जो अल्फ़ाबेट ऑर्डर में G जो है वो पहले आता है और H बाद में आता है ना, ABCDEFG, फिर आता है H। तो ऐसे याद रखते हैं, ऊपर ΔG नीचे H। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की बात करें तो उसमें क्या होता है, ग्रेफाइट का हम लोग एक रॉड बनाते हैं और उसमें छेद कर देते हैं, और उसमें हम लोग क्या डाल देते हैं, प्लेटिनम डाल देते हैं, सिल्वर डाल देते हैं, मेटल ऑक्साइड डाल देते हैं। ठीक है, छेद क्यों करते हैं, उसमें हम लोग एयर पास कर रहे होते हैं इस वजह से। इलेक्ट्रोलाइट एक्वस सोल्यूशन ऑफ KOH NOH। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज़ करेंगे, KOH और NaOH का, और उसका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो है कॉन्टीन्यूसली फ्यूल हम लोग प्रोवाइड करते रहेंगे। जो हम लोगों ने उसमें छेद किया था ना, एयर वेयर भी पास रहे और जो फ्यूल है कॉन्टीन्यूसली आता रहे, तो इसकी वजह से हम लोग उसमें पोरस बनाते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड को, और उसका पोटेंशियल कितना आता है, 0.9 वोल्टेज। ठीक है, कोरोजन की बात करें तो कोरोजन क्या होता है, स्लो फॉर्मेशन ऑफ अनडिजायरेबल कंपाउंड। क्या क्या, ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट्स, याद रखने तीनों, ऑक्सीजन, सल्फाइड और कार्बोनेट at the surface of metals by reaction with moisture and other atmospheric gases। मतलब जो अनडिज़ायरेबल कंपाउंड का जो फॉर्मेशन हो जाता है मेटल की सरफेस से, मतलब कोई भी मेटल रखा है एटमॉस्फेयर में, उसमें की तो मॉइस्चर पड़ गई या फिर एटमॉस्फेरिक गैसेस से रिएक्शन हो गई, तो उसकी वजह से वो मेटल जो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्साइड में, सल्फाइड में, कार्बोनेट में रिएक्ट करके, तो उसको क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, प्रोसेस ऑफ कोटिंग एन इन्फीरियर मेटल विद द सुपीरियर मेटल। ठीक है, तो मान लो जो हमको मेटल बचाना है ना, उसको क्या करते हैं ना, उसको एक ऐसे मेटल से कवरिंग कर देते हैं जो एटमॉस्फेयर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि वो रिएक्ट कर लेगा तो अंदर वाला बच जाएगा जिसको हम लोग को कवरिंग करनी है। ठीक है, तो ये ओवरऑल चैप्टर था आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो होप करते हैं आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, कुछ पॉइंट और लिखा हुआ है, रस्टिंग क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन को किससे प्रिवेंट किया जा सकता है, बैरियर प्रोटेक्शन करके। ठीक है, याद रखिएगा बैरियर प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपको अभी पढ़ाया ना, वही है। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, जिंक का यूज़ होता है, याद रखिएगा, इसमें जिंक की कोटिंग करते हैं या टिन मेटल की यूज़ कर लेते हैं। एंटी रस्ट सोल्यूशन क्या है, बिस्फिनॉल, ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, वही इन्फीरियर सुपीरियर वाला जो मेटल वाला आपको बताया था ना, वही बात हुई है, सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड वही है। अब एक आपको और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद करना है कि जो प्योर वाटर है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऑलमोस्ट अनआयनाइज्ड होता है। ठीक है, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑलमोस्ट इट इज़ अनआयनाइज्ड। ठीक है, उसके आयंस में नहीं टूटता है वो डाइल्यूशन पे। ठीक है, तो यही रहा आपका पूरा चैप्टर। होप करते हैं आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा पूरा का पूरा। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और आप ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, आप देख तो लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू।